इंडिया में अगर मैं लेबर लॉ की बात करूं तो ये कब से चला आ रहा है? Since the British colonial era, there were laws that were being developed because once India was colonized, it was only after that the Britishers started exploiting the workforce of India, the farmers, the laborers, the construction workers, because they were doing so much in this country. ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट लॉ हैं जो उसको पता होने चाहिए एक एम्प्लॉय को और एक एम्प्लॉयर को? Well, ऐसे तो सारी ही चीज़ों से आपको अपडेटेड रहना चाहिए टू नो योर राइट्स, बट सब कुछ सबके समझ में नहीं भी आता है. बेसिक जो आपको पता होने चाहिए दैट इज रोडीज का अग्रीमेंट मेरे पास आया बैक कर. माय फ्रेंड वाज कि भाई बिफोर आई साइन दिस प्लीज गो थ्रू दिस कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं और कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं. वो अपना स्लेव बना रहे थे हर रोडी को. पहले एचआर ने सारे एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया, उसके बाद एचआर को टर्मिनेट कर. आई एम श्योर. सी यू प्रूव माय पॉइंट. आपकी खुद की नौकरी पे भी बात आ सकती है. सो प्लीज ट्राई टू क्रिएट दैट हार्मनी एंड बी अपडेटेड अबाउट द न्यू लॉज. मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने और एक एम्प्लॉयर ने बॉन्ड साइन किया, 3 इयर्स का बॉन्ड था. फर्स्ट ईयर में ही उसको रियलाइज होने लगा कि मेरा सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल है. उस केसेस में वो क्या कर सकता है? वो उसको ब्रेक कर सकता है बॉन्ड को या फिर नहीं? Unfortunately, you cannot break the bond period. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब. स्वागत है आपका एक और एपिसोड में. मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आयुषी जैन. सो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. Thank you so much. आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को. Hi, my name is Advocate Ayushi Jain and I am a practicing lawyer in the Delhi High Court, although I practice in all Delhi district courts, including High Court. I have been practicing for the past 7 years now, and so to say that I have some expertise in civil law, labor law, corporate laws, and the likes. सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर लॉ के बारे में एंड इसमें आपको ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. सो बने रहिए हमारे साथ. सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लेबर लॉ एग्जैक्टली है क्या, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो? लेबर लॉ सिंपल भाषा में एम्प्लॉयर और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं. ओके. एम्प्लॉयर्स के राइट्स हो गए हायरिंग को लेकर, फायरिंग को लेकर, किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है. और लेबर्स के लिए हो गया सेफ्टी ऑफ वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स, वेजेस, टाइमली पेमेंट ऑफ दोज वेजेस. ओके. सो टू से यस. सो बेसिकली हम देखें तो ये है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉ बनाए गए हैं, जी, है ना? बिल्कुल. अगर मैं बात करूं श्रम और लेबर, इसमें कुछ डिफरेंस होता है या फिर बोथ आर सेम थिंग्स? नो, ऑफ कोर्स नॉट. दोनों में बहुत डिफरेंस है. श्रम एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ लेबर. ओके. काम करने को श्रम कहा जाता है. ओके. लेबर लॉ उस श्रम को गवर्न करता है, ओके. रूल्स बनाता है कि वो श्रम किस तरह से रेगुलेट होगा. इंडिया में अगर मैं लेबर लॉ की बात करूं तो ये कब से चला आ रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, कब से स्टार्ट हुए से एंड ऑल? Oh, that the history is very checkered. Since the British colonial era, there were laws that were being developed because once India was colonized, it was only after that the Britishers started exploiting the workforce of India, ओके. the farmers, the laborers, the construction workers, because they were doing so much in this country. But उस टाइम पे ना तो कोई सेफ्टी मेजर्स थे इन प्लेस, ना ही कोई वर्किंग कंडीशंस थी. दे वर एक्सप्लॉइटेड अ लॉट. सो प्री कॉलोनियल एरा जिसे हम कहेंगे, तब कुछ भी रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं था. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भी रियलाइज करा कि नहीं, देयर हैव टू बी सम लॉज इन प्लेस. इसीलिए सबसे पहले आया हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में, ओके. बिफोर इंडिपेंडेंस. 1881 में जो फैक्ट्रीज एक्ट आया तो सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस के लिए उस एक्ट को, जो मेजर पर्पस था उस एक्ट का लेकर आने का, वो ये था कि चाइल्ड लेबर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस टाइम पे इंडिया में बूम कर रही थी, उनको रेगुलेट करने के लिए आया. देन 1891 में 10 साल बाद फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और फीमेल लेबर्स को रिकग्नाइज किया गया. ओके. देन इंडिया ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को formulate किया, and a lot of people don't know this, but India is the founding member of ILO. ओके. Then thereafter came the Trade Unions Act, because disputes होने लगे workers में और employers के बीच में. workers ने unions बनाना शुरू कर दिया, हड़तालों पे जाना शुरू कर दिया, और employers क्या बोलते थे that these trade unions are illegal.
तो ट्रेड यूनियंस एक्ट आया टू लीगलाइज दोज ट्रेड यूनियंस. देयर आफ्टर केम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जो आज की डेट में भी प्रेवलेंट है. हम सभी को पता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट मैनेजेस रेगुलेट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. सो बट देयर वाज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जिसकी हम बात करेंगे, तब और लॉज आए प्लेस में, बिकॉज चेंज, लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया, चीजें बदली, लेबर फोर्स, टाइप्स ऑफ लेबर फोर्स में डिवाइड हो गई, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड. उस हिसाब से लॉज और फ्रेम होते चले गए. बेसिकली बोले तो ये ब्रिटिश के टाइम से चला आ रहा है ना, एंड टाइम टू टाइम जब नीड हुई तो इसमें अमेंडमेंट भी हुए. Yes. In fact, अब the government is now again taking reformative steps to amend the entire labor laws, the entire plethora of labor laws that exist. What they are doing is they are merging central laws and the state laws into 4 codes. Okay. There is a code on wages, which will consolidate minimum wages act, payment of wages act. Then there is industrial relations code, जो industrial disputes act को थोड़ा सा govern करेगा. Then there is an occupational safety, health and working conditions code, जो आपकी working conditions को regulate करेगा. जो भी सारे laws थे उससे related, वो सब एक में consolidate हो जाएंगे. And then there is social security code, जो आपका provident fund, security benefits, insurance benefits, ESI, maternity benefits, gratuity act, इन ये सबको सारा. कंसोलिडेट करेगा. सो ये है कि अब क्या है, गवर्नमेंट काम कर रही है कि जितने भी लॉ हैं लेबर के रिगार्डिंग उन सबको कंसोलिडेट करके एक. Yes, but the implementation has not been done so far. 2019-20 से ही ये bills और codes बन चुके हैं, लेकिन implementation में since बहुत ही बड़ा एक ये एरिया है, इंडस्ट्री है, तो इतनी जल्दी पूरी कंट्री पे अप्लाई नहीं कर सकता. So the government has decided to implement these codes in a phased manner. As far as my knowledge goes, these codes will start implementing in the entire country in the financial year 2026, that is next year. पर उसमें भी types of industries के ऊपर उन्होंने bifurcation कर दिया है. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको 2026 में ही इम्प्लीमेंट करना है. Okay. जो मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज हैं उनको 2027 तक का टाइम है. जो और छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको 28 तक का टाइम है. So on and so forth. एक मैम आपने अभी बोला था कि टाइप्स ऑफ लेबर डिवाइड हो गए, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड. अब इसमें ना एक और चीज मैंने सुनी है, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर. तो ये एग्जैक्टली क्या होता है वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर? Well, blue collar सारे लेबरर्स, वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, छोटे लेवल के वर्कर्स, टू पुट इट सिंपली, माने Okay. जाते हैं. वाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो एजुकेटेड क्लास होती है, स्किल्ड Okay. वर्कर्स होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, वो वाइट कॉलर में आते हैं, जो इंटेलेक्ट यूज करते हैं. ब्लू कॉलर होता है मैनुअल लेबर, फिजिकल लेबर. वाइट कॉलर होता है मेंटल, intellect. इंटेलेक्ट. सो हम एक शॉर्ट में देखें तो जो फिजिकली मेहनत करते हैं Yeah. वो ब्लू कॉलर में आते हैं, Right. और जो इंटेलेक्चुअली मेहनत करते हैं वो वाइट कॉलर में आते हैं. Right. भी अगर मैं बात करूं किसी एम्प्लॉय को, तो ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट लॉ हैं जो उसको पता होने चाहिए एक एम्प्लॉय को और एक एम्प्लॉयर को कि. Well, ऐसे तो सारी ही चीज़ों से आपको अपडेटेड रहना चाहिए टू नो योर राइट्स, बट सब कुछ सबके समझ में नहीं भी आता है. तो बेसिक जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट डिसाइड्स योर मिनिमम वेज, आपको कितना एंटाइटलमेंट है. देन देयर इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जो डिसाइड करेगा आपके 5 साल की सर्विस के हिसाब से. EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में कितना जमा कर रहे हैं, एम्प्लॉय कितना जमा कर रहा है, वो सब डिसाइड करता है. ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स देता है एम्प्लॉयज को. एंड देन देयर इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, ओके. जो हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अलावा नॉन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को भी गवर्न करता है, लाइक होटल्स, बैंक्स, ऑफिसेज, IT कंपनीज फॉर दैट मैटर आल्सो आर कवर्ड अंडर SNE एक्ट. अभी आपने एक चीज बताई थी मैम, मिनिमम वेजेस एक्ट. अभी ये जो है मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? कौन इसको डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली जो भी सारे लेबर लॉज हैं, दे कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. 7th शेड्यूल. तो ये एरिया ऐसा है जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है. सेंट्रल लॉज जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, दैट इज एप्लीकेबल ऑन द इंटायर कंट्री, इट इज अ सेंट्रल लॉ. बट मिनिमम वेजेस की अगर आप बात करो, टू बी स्पेसिफिक, तो हर स्टेट के पास पावर है टू फॉर्म इट्स ओन रूल्स, टू डिसाइड इट्स ओन लेवल ऑफ मिनिमम वेज.
सेंटर नहीं बता सकता कि आपको फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपये दिन का देना ही देना है। नो, अगर एक स्टेट में वर्कफोर्स अलग टाइप की है, अगर दिल्ली में आप कहो ज्यादातर आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्कर मिलेगा, अनस्किल्ड थोड़े से कम होंगे परसेंटेज वाइज, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा। कोई एग्रीकल्चर स्टेट है, कोई रूरल स्टेट है, वहां पे आपको अनस्किल्ड लेबर फोर्स ज्यादा मिलेगी, तो उनका मिनिमम वेज वैसे डिफर करेगा। सो स्टेट्स हैव द पावर टू मेक देयर ओन रूल्स। सो बेसिकली जो मिनिमम वेजेस है वो स्टेट डिसाइड करती हैं कि उनके वहां पे क्या होना चाहिए। Yes. In fact, as of now, Delhi has the highest minimum wage in the entire country. सो दिल्ली में अभी कितना है अगर मैं बात करूँ? अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो 600 से 700 रुपए दिन का उनका फिक्स है। ओके। महीने की बात करें तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स का है अबाउट 21,000 per month, which keeps revising also. This wage structure has to be revised. There are rules जो मिनिमम वेज एक्ट में ही स्पेसिफाइड हैं, which says कि आपको करना है, साल में करना है या कैसे करना है। तो दिल्ली में जो लेबर कमिश्नर है, लेबर डिपार्टमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। वो हर 6 महीने में, अप्रैल में एक बार रिवाइज होगा मिनिमम वेज, देन अक्टूबर में इट हैज टू बी रिवाइज्ड अगेन। मतलब ईयर में 2 बार रिवाइज होता है? ईयर में 2 बार। दैट गोज फॉर दिल्ली। सो इट मींस ज्यादा नहीं। सी आप शायद उस चीज को वैसे सोच रहे हो, बट वो हार्डली 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, बस इतना ही बढ़ता है 6 महीने में। मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर ईयर में 2 बार रिवाइज होता है। यस। एक फैक्ट्री एक्ट जो आपने बताया था उसमें वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या-क्या रूल्स हैं? बहुत सारे रूल्स हैं, बिकॉज फैक्ट्री इज अ प्रेमाइस विच इज वेरी डेंजरस इन इटसेल्फ। देयर इज अ वेरी अपस्केल्ड एंड हाई स्केल्ड मशीनरी दैट इज बीइंग यूज्ड। तो डेंजरस चीज़ों के इक्विपमेंट्स और मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए देर आर लॉट्स ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स इन प्लेस। सेक्शन आई थिंक 21 onwards, there are sections 8 to 9, 10 sections are there which are specifically for safety norms. For example, dangerous equipments, machinery ko women cannot operate, children cannot operate, and by children I mean minors below the age of 18. And then there are rules that says ki only trained adults can operate the dangerous machinery. There has to be necessarily fencing of that machinery. ओके। कोई डेंजरस पर्टिकुलर पार्ट है जिससे एक्सीडेंट पॉसिबल है, उसकी केसिंग करना इज मैंडेटरी फॉर एवरी फैक्ट्री। देन जो जनरल रूल्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग, इवैक्यूएशन प्लान्स इन प्लेस, सेफ्टी ड्रिल्स होने जरूरी हैं, वो सब तो है ही है। वन विच इज अ वेरी स्पेसिफिक रूल इज दैट अगर कोई फैक्ट्री 1000+ वर्कर्स एम्प्लॉय करती है तो उसे एक क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। ओके। Yes, that is under section 40, I guess, if I'm not wrong. Qualified safety officer has to be there at the premises, present at all times. अभी कोई इंसिडेंट है आपने देखा है मतलब अपनी लाइफ में जहाँ पे ऐसा हुआ हो कि फैक्ट्री तो चल रही है ना, बट बहुत वाइल्ड तरीके से चल रही है, मतलब सेफ्टी का कुछ ध्यान ही नहीं है वहाँ पे? No, see, I have not gone on the field about it because मेरा फैक्ट्री से क्या लेना देना, मैं कॉज में चाहती हूँ। पर yes, I mean, I know that it is a very unorganized sector because labor force हमारी बहुत unorganized है वहाँ की। तो क्या होता है ना, because वो अपने rights के लिए aware नहीं होता है, तो जो employer है वो misuse बहुत करता है और haphazard manner में चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ accounting level तक चीज़ें organized रहती हैं। उसके बाद जो मेन काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क कर रहे होते हैं। उनकी सैलरीज भी बहुत पैरिटी पे नहीं होती हैं आपस में, और वर्किंग कंडीशंस भी पैरिटी पे नहीं होती हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स दैट नीड्स टू बी डन। रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड मॉनिटरिंग हैज टू बी डन, and I don't think there is any inspector in place to go into each and every factory in the entire state. वो हर जगह जाके महीने में एक बार इंस्पेक्शन करे, ऐसा नहीं है। तो जैसा चल रहा है वैसे लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। एक अगर देखा जाए तो इंस्पेक्शन के लिए कोई नहीं है जो जाके चेक करे एंड ऑल की। there should be one. अभी जैसे आपने एक बताया था एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री एक्ट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम goes by the name, फैक्ट्रीज एक्ट applies to factories, industrial establishments बड़े लेवल की, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोडक्शंस हो रही होती है, लार्ज स्केल। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स कवर्स दी small establishments like IT companies, hotels, banks, other offices. All these are covered under Shops and Establishments Act. The major difference is Factories Act में
बहुत डेंजरस लेवल के हैजर्डस चीज़ों को देखते हुए प्रोविजंस उस हिसाब से फैक्ट्रीज एक्ट में हैं. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में सिर्फ आपकी वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट टेन्योर्स, ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं. फैक्ट्रीज एक्ट में आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री से लाइसेंस लेना जरूरी है ओके. टू एस्टैब्लिश योर फैक्ट्री. वो लाइसेंस आपको प्रोमाइसेस पे पेस्टेड भी होना जरूरी है. शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को रजिस्टर करा सकती है विद द कंसर्न, जैसे कंपनीज एक्ट में कंपनीज रजिस्टर होती है, सेम वे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज अ स्टेट लॉ. सो एवरी स्टेट कैन मेक इट्स ओन रूल्स, प्रोविजंस. फैक्ट्रीज एक्ट इज अ सेंट्रल लॉ. सो मेजर डिफरेंस तो ये है, फैक्ट्रीज एक्ट को सेंट्रल गवर्न करता है उसको, यस यस एंड जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट है उसको स्टेट गवर्न करती है. यस. एंड एंड दूसरा सेकंड अगर मैं मेजर डिफरेंस करूं तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, राइट वो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न करती हैं. एंड जो सर्विस इंडस्ट्री है हमारी, तो फिर चाहे कुछ भी सही, उसमें आईटी हो गया हमारा, है ना, तो पुट एंड इट जो भी करेक्टली होटल है ना, सर्विस सर्विस इंडस्ट्री, Yes. वो सारा हमारा शॉप्स एंड एस्टैब्लिश एक्ट के अंदर गवर्न होता है. राइट. एक्ट होता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, Right. एंड एक होता है एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट करके. Right. सो ये दोनों क्या है, आप दोनों को एक बार बताएंगे? A lot of people confuse actually between these two acts. Workmen compensation, अगर आप नाम से समझने की कोशिश करो, compensate करती है आपको in cases of accidents, death, injury, Okay. during the employment. During the course of employment अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है because of your job, तो आप वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट में लेबर कमिश्नर के पास अपना क्लेम फाइल कर सकते हो. और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी इंक्लूड होते हैं. बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जो टोबैको फैक्ट्रीज फॉर एग्जांपल, उनके वर्कर्स के हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है. सम पीपल गो हैंडीकैप जो डेंजरस होते हैं, कभी कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, डिसेबल हो गए, परमानेंटली हो गए, टेम्पररी हो गए, वो सब एम्प्लॉयर आपको कॉम्पनसेट करेगा ही करेगा. द रूल्स से दैट ओनली ही विल कॉम्पनसेट, Okay. he or she. Whereas employer state insurance ये कहता है कि ongoing benefits आपको मिलेंगे. आप जब तक एम्प्लॉयमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस वो देंगे, मैटर्निटी बेनिफिट्स देंगे, ग्रेच्युटी आपको देंगे. ये सब ESI एक्ट गवर्न करती है. Okay. अगर आपका कोई कंप्लेंट है इसके रिगार्डिंग, आपको कोई क्लेम फाइल करना है, कोई ग्रीवियंस है, तो देयर इज ESIC, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इन चीज़ों को डील करती है, आपकी ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करती है. डिफरेंस ये है कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन में एम्प्लॉयर सारा लायबिलिटी लेता है अपने ऊपर. ESI में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. देयर इज अ फंड दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयर. उसमें एम्प्लॉयर भी कुछ परसेंटेज डालता है अपना, And employee. और एम्प्लॉय की भी सैलरी से कटता है. तो दोनों बेसिकली यू पेइंग फॉर योर ओन इंश्योरेंस ऑल्सो, but the employer is taking some accountability for it. That's the major difference. So मेजर अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि अगर ऑनगोइंग जॉब पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी सही, तो उस केसेस में कॉम्पनसेट करने के लिए आपको जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है. Right. एंड अगर आपको कोई डिसीज हो गई या कुछ बीमारी हो गई, उस केसेस में ESI एंड ऑल, वो Diseases अगर जॉब की वजह से हो रहे हैं तो Okay. अगेन वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में ही आएगा. ऑलराइट. ESI आपके अदरवाइज भी आपको अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपको फ्रैक्चर हो जाता है, जो भी चीजें हैं, तो वो आपकी इंश्योरेंस में कवर्ड होती है. डे टू डे लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर आ रहा है, एनीथिंग. मैटर्निटी बेनिफिट्स में भी women are granted maternity leave, sometimes even males are granted paternity leaves, तो ये सब उसके अंडर रेगुलेट होता है. बट फॉर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ. ओके. Yes. यानी कि उसके लिए जो एम्प्लॉयर है उसको खुद को रजिस्टर करना खुद को होगा. then- रजिस्टर. दैट आल्सो गोज फॉर प्रोविडेंट फंड एंड फॉर दिस आल्सो. With both organizations, the organization has to register itself. मैंने जो देखा है, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए नहीं करती रजिस्टर, है बिल्कुल ना, नहीं करती. वो कुछ भी नहीं करती. तो उस केसेस में क्या है, मतलब उस केसेस में इट डिपेंड्स. आपको अगर एजिटेट करने हैं अपने क्लेम्स, तो आप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही कर सकते हो. Okay. आपको पहले से ही अपने राइट्स पता होने चाहिए कि आपकी एम्प्लॉयमेंट को क्या गवर्न कर रहा है. तो उसी टाइम पे आप उसको टेकअप करो अपने एम्प्लॉयर के साथ कि ये चीज़ें, ये बेनिफिट्स मुझे, मैं इंटाइटल्ड हूँ और आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो. इफ़ यू स्टिल फील कि वो नहीं देगा या वो रजिस्टर्ड नहीं है, देन इट्स योर ऑप्शन टू वेदर टू टेक दैट जॉब और नॉट.
अभी जैसे मैं अगर जॉइनिंग टाइम की बात करूं, है ना, हम्म, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, हम्म, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं, है बिल्कुल ना, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इतने पेपर साइन होते हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि हमें खरीदा जा रहा है, जैसे हम राइट प्रॉपर्टी एंड साइन इन कर, फैक्ट पीपल डोंट इवन तो रीड ऑल दोस हाँ, डॉक्यूमेंट्स रीड भी नहीं करते हैं। तो अब उस टाइम पे एक इंसान को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे जरूर ध्यान देना चाहिए उसको, मतलब वो मैंडेटरी है। आपको सबसे पहले तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर अच्छे से ओके। देखना चाहिए उसमें क्या क्या लिखा है आपकी ये जो आप डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हो अपॉइंटमेंट लेटर में आपके सारे वो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप साथ में साइन करते हो वो मेंशन्ड होता है पीपल डोंट पे अटेंशन टू दैट ऑल्सो उसमें आपके सर्विस रूल्स आ जाते हैं जो ओके। गवर्न करते हैं आपके सर्विस टेन्योर उसमें आपकी लीव पॉलिसीज आ जाती हैं उसमें आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाता है कि ओके। अगर आपने ये हरकत करी तो हम आपका पैसा काट लेंगे हम्म, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर को बेसिकली ध्यान से देखना है देन आपको अपने सर्विस रूल्स को अच्छे से पढ़ना ही पड़ना है क्योंकि उसमें आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी रेफर्ड होता है ओके। कि आप आर्बिट्रेशन से करेंगे या कोर्ट जाएंगे वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है देन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज देन नॉन कम्पीट क्लॉजेस ये सब कुछ जनरल क्लॉजेस ऑफ अग्रीमेंट हर इंसान को देखने चाहिए पढ़ने चाहिए नोटिस पीरियड क्या नोटिस। एम्प्लॉयर आपको नोटिस दे के निकालेगा या अपनी मर्जी से कभी भी आर्बिट्रेरली निकाल देगा क्या आपके पास लिबर्टी है कि आप नोटिस दे के जा सकते हो या आपको बॉन्ड पीरियड में साइन करना पड़ रहा है कि अगर आपने इस टाइम से पहले छोड़ा तो देन यू विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट बॉन्ड पीरियड्स आर ऑलवेज डिस्प्यूटेबल दे कैन ऑलवेज बी नेगोशिएटेड अगर कोई कंपनी आपसे आर्बिट्रेरली 2 से 3 साल का बॉन्ड पीरियड साइन कर रही है प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू take it up with them, sit at the table with them, and negotiate on that bond period or the amount of the bond period. I have done that for someone. There was a friend of mine who was contesting for Roadies. ओके। So Viacom 18 का Roadies का agreement मेरे पास आया बैक करने के लिए. My friend was कि भाई before I sign this, you please go through this कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं और कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं. So similar thing happened. That bond period was egregious. It was so arbitrary कि वो अपना slave बना रहे थे हर Okay. रोडी को. ओके। And my friend was the only person amongst the team of 15-20 people who were selected. She was the only one who had fought for that agreement to be changed. क्योंकि बाकियों ने पढ़ा ही नहीं। बाकियों ने पढ़ा ही नहीं और ऐसे साइन कर दिया. तो वो बॉन्ड पीरियड कितना था उसमें? उसमें 2 साल का था. 2 साल और का। उसमें ये भी था कि जब आप रोडीज नहीं भी जीतते हो अगर या जीत जाते हो उसके बाद हमारी ही वाईकॉम 18 की एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो आपको 2 साल के लिए अपने पास रख लेगी आप उस एजेंसी के अलावा किसी और के साथ काम नहीं कर सकते वही एजेंसी आपको बताएगी आपको कौन सी एड करनी है कौन सी मूवी करनी है क्या करना है तो वो पीरियड बहुत गलत था कि मेरे को आप 1 साल कर दो सो आई नेगोशिएटेड विद द टीम ऑफ 6 मंथ में आई थिंक इनफ है, मतलब अगर मैं नहीं जीती तो मेरा तो करियर आपने बांध लिया ना अपने साथ यू आर डिप्राइविंग मी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्किंग समवेयर एल्स तो उस बॉन्ड पीरियड को मैंने रिड्यूस करवा के 1 साल 2 साल में पता नहीं क्या हो जाता है, इंसान कैसे कहाँ क्या से कहाँ पहुंच जाता है। इंसान का शायद मूड ही बदल जाए वो कंटिन्यू ना करना चाहे उस Continue. प्रोफेशन को बट दे आर सेइंग इन देयर अग्रीमेंट कि अगर आपने 2 साल तक हमारे साथ नहीं किया यू आर लायबल टू पे अस 2 करोड़ 2 करोड़ इज अ हेफ्टी अमाउंट जो रोडी है जो एक टीनेजर है शायद एडोलेसेंट है जो अभी 20s में एंटर किया है अपने वो कहाँ से लाएगा 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकता भाई। So yes, I negotiated and I could get her a lot of things changed in that agreement. अभी जैसे अब जब बात आई कि जो हमारा बॉन्ड साइन होता है ना, एंड नोटिस पीरियड, तो कई कई केसेस में क्या होता है कि बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा मतलब लंबा होता है हमारा, है ना, एंड दूसरा कई कई केसेस में होता है कि हमारा नोटिस पीरियड है वो भी बहुत लंबा होता है, 3 महीने 6 महीने इस टाइप से होते हैं। बट जब एम्प्लॉयर खुद हायर करता है तो उस टाइम पे वो कहता है कि नहीं आप कल से आ जाओ, है ना। तो इस चीज पे आप क्या बोलोगे, मतलब ये तो But see, at the time of appointment only you can decide all of this. Once you say yes to the job, उसके बाद आप you cannot retract from it. अगर आपने एक बार पेपर साइन कर दिया, आपकी एक्विसेंस आ गई, then you cannot retract. तो आपको बॉन्ड पीरियड लेना है कि नहीं लेना है, आप ओके हो उन टर्म्स से, वो आपको तभी डिसाइड करना पड़ेगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का मतलब उसके साथ नोटिस पीरियड साइन था 30 डेज का, है ना, या 40 डेज अराउंड या 45 डेज, है ना, एंड सडनली वो उसको लाइक टर्मिनेट करती है, तो उस केसेस में मतलब कर सकती है वो या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकती। रिट्रेंचमेंट
बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, अगर आप Okay. इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की बात करो, और अदरवाइज इलीगल डोमिनेशन के अंडर आ जाता है ये. Alright. You can always challenge your illegal domination in both the scenarios. You can file a complaint, issue them a legal notice first. Then, if they try to resolve it at the level of notice only, well and good for everybody, win-win situation. If they don't, then you can always go to courts. लाइक अगर मैं लीगल प्रोसेस की बात करूँ किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने का, तो वो क्या है मतलब? Okay, so it's a bit step-by-step procedure. Initially, though, you should, if you're in an establishment, you should try to take it up with your HR only first. Okay. HR के पास पावर होती है चीज़ों को डील करने की, रिजॉल्व करने की. There are sometimes in some establishments grievance redressal committees also. जैसे हम पॉश एक्ट में देखते हैं. पॉश एक्ट में मैंडेटरी है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. उस एक्ट के अंदर इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एस्टैब्लिशमेंट टू फॉर्म अ ग्रीवेंस कमिटी, जिसमें कंप्लेंट्स का स्पीडी मैकेनिज्म होगा. वो इसीलिए किया जाता है कि सबकी इज्जत घर में ही बनी रहे. तो ऐसे भी होता है, आप एचआर के साथ टेकअप करो. इफ नॉट, इफ यू थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू बी हेल्प्ड there, then you can issue a demand notice to your organization. Give them a period of time, जो हम usually 7 days या 15 days देते हैं as lawyers in a notice, कि जी आप मेरे wages सारे दे दो या फिर मुझे वापस से reinstate करो, आपने गलत किया है. Managements 99% of cases में reply भी नहीं करती हैं या फिर वो कुछ नहीं action लेती हैं. Reply करके सीधा मना कर देती हैं कि you are not eligible. उस केस के बाद आपके पास 2 options बचते हैं. या तो आप चीफ लेबर कमिश्नर को कंप्लेंट फाइल करो. ओके. वो क्या करते हैं, कंसीलिएशन करते हैं. ये एक्ट के अंदर मैंडेटरी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो दिया हुआ है. कंसीलिएशन के लिए वो बुलाते हैं आपको. मीडिएशन से अलग इसलिए होता है क्योंकि कंसीलिएशन एक तो प्रिस्क्राइब्ड है, मीडिएशन वॉलंटरी होता है. ये प्रिस्क्राइब्ड है तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा. देन अगर आपका वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है तो जो भी वो अवार्ड पास करेगा कंसिलिएटिंग ऑफिसर, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पे. ओके. अगर वहाँ पे आपका सेटलमेंट नहीं होता है तो फेलियर रिपोर्ट एक कंसिलिएशन ऑफिसर इशू करता है. देन दैट कंसिलिएशन ऑफिसर रेफर्स दैट डिस्प्यूट टू अ लेबर कोर्ट, ओके, और एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो और द मेरिट्स ऑफ द केस. वो रेफरेंस जब जाता है देन द कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट. अब वहाँ पे तो प्रॉपर प्रोसीजर चलता है, आपका प्लीडिंग्स फाइल होती हैं, देन एविडेंस रिकॉर्ड होता है, देन आर्ग्यूमेंट्स होती है, देन जजमेंट आता है. उसके बाद यूजुअली मैनेजमेंट्स उसको चैलेंज कर देती हैं अगर उनके फेवर में नहीं जाता है. लेबर के फेवर में नहीं जाता है तो लेबर हाई कोर्ट चला जाता है. अपील का प्रोविजन सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है. ओके. और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कंसिलिएशन में जाना ही नहीं है, आपको वो वाला प्रोसीजर स्टेप कट डाउन करना है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो आप कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखो, एक चिट्ठी लिखो कि जी मेरा डिस्प्यूट ऐसा है, मुझे डायरेक्टली आप कोर्ट में रेफर कर दो. तो वो स्टेट गवर्नमेंट एक लेटर आपके फेवर में इशू करेगी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भी भेजेगी कि ये सो एंड सो डिस्प्यूट हमें रिसीव हुआ है, यू डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अभी एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं. मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने और एक एम्प्लॉयर ने बॉन्ड साइन किया, 3 इयर्स का बॉन्ड था, है ना. एंड एम्प्लॉय को लगा, फर्स्ट ईयर वो ज्वाइन हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में ही उसको रियलाइज होने लगा कि मेरा सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल है. मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है या फिर उसका स्किल इशू हो सकता है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. सो अब उस केसेस में वो क्या कर सकता है, वो उसको ब्रेक कर सकता है बॉन्ड को या फिर नहीं? See, unfortunately, you cannot break the bond period because, like I said, if once you've signed it, you've acceded to it. तो आपको follow तो करना पड़ेगा. But to be honest, one of my friends came to me with this problem that he had just joined. He had joined for like 10 to 15 days in an organization which had a bond period of 2 years. Okay. Getting a better offer from somewhere else because he had applied in 10 different places and interviewed in 10 different places. उसको बेटर सैलरी का ऑफर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आ गया, एंड ऑब्वियसली लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग ही वाज जंपिंग ऑन टू दैट ऑफर. सो ही आस्क्ड मी व्हाट कैन आई डू नाउ. तो आउट ऑफ कोर्ट उसको मैंने यही सजेशन दिया कि आप यही रीजन दो कि आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, यू आर क्विटिंग द प्रोफेशन, यू आर लीविंग द स्टेट ओनली, एंड सो यू डोंट हैव एनी चॉइस. आप जानबूझ के ये नहीं कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम हो गई है कुछ, इसलिए आपको निकलना है. थैंकफुली उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने अंडरस्टैंड एक्सेप्ट कर लिया वो, and he was relieved.
मैं डिपेंड तो ऑर्गेनाइजेशन पे ही करता है, बाकी आप बोल सकते हो कि वी हैव सम इश्यूज एंड वी कैन yes नॉट yes of कंटिन्यू। course of course अब डिसीजन but legally ऑर्गेनाइजेशन अगर पे बात डिपेंड करें करता तो है। yes organization can reach the court approach the court any time against you for that bond period money compensation anytime अभी कभी ऐसा हुआ है कहीं पे जहाँ पे एम्प्लॉय ने ब्रेक किया हो बॉन्ड, है ना, एंड उसके बाद एम्प्लॉयर कोर्ट तक गया हो कंपेंसेशन एंड ऑल? not that I've heard of bond period usually लोग इस ऐसे केसेस में ना किसी और से जब बेटर ऑफर आ रही होती है तो ही इंसान ब्रेक करता है बॉन्ड पीरियड उस केस में दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे इतना पैसा मुझे पता देना पड़ेगा तो वो अपनी सेविंग से दे देते हैं खत्म करते हैं ओके, they don't want दे भी that देते हैं। हाँ they don't want that fight or anything like that my in fact my uncle one of my uncles is a pilot तो उनके साथ भी यही हुआ था उनको दूसरी एयरलाइन से बेटर ऑफर आया एंड ही पेड द एंटायर अमाउंट जो भी बॉन्ड पीरियड का बचा था that ran in lakhs but he paid that दो चीजें आपने एक बोली थी अभी, लेबर कोड एंड ट्रिब्यूनल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब ये to be honest there is not much difference it is only in the terms of terminology but हम practice में दोनों को synonymously यूज करते हैं ओके, यूजुअली डिफरेंस बस एक माइनर सा डिफरेंस ये है कि लेबर कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कम रैंक का होता है और Okay. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में थोड़ा सा हायर Higher. रैंक का जुडिशियल ऑफिसर होता है दैट्स इट ऑलमोस्ट सिमिलर है बट पावर सेम है एवरीथिंग इज सेम इट्स ओनली द टर्मिनोलॉजी लेबर कोर्ट में आपके छोटे लेवल के डिस्प्यूट्स आएंगे लाइक इलीगल टर्मिनेशन नॉट पेमेंट ऑफ वेजेस या काट ली गई हूँ आपकी सैलरी वो सब चीज़ों के तरह के डिस्प्यूट्स आएंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में हायर लेवल ऑफ डिस्प्यूट्स लाइक ट्रेड यूनियंस की आपस में झड़प हो गई है कुछ यूनियन लेवल पे 15-20 एम्प्लॉइज एक साथ केस फाइल कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा या पॉलिसी कोई ऐसी निकाली है किसी इंडस्ट्री ने कोई फैक्ट्री ने जो एम्प्लॉइज को एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो पॉलिसी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चैलेंज होगी लेबर कोर्ट में नहीं होगी इस तरह का डिफरेंस है तो छोटे छोटे जो केसेस होते हैं ना तो वो लेबर कोर्ट में जाते हैं Right. एंड अगर मैं बात करूँ एक बड़े चैलेंजिंग लाइक यूनियन को पूरा इम्पैक्ट कर रहा है और Right. तो वो ट्रिब्यूनल में राइट deal वो होते ट्रिब्यूनल हैं। में जाएंगे जो लेबर कोर्ट में जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं, है ना, एंड ट्रिब्यूनल में जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं, तो इनमें अगर मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के टाइम पीरियड की बात करूँ तो कितना टाइम करीब लग जाता होगा? टाइम तो बहुत लगता है एक्चुअली टाइम कोई प्रिस्क्राइब तो है नहीं हम्म, बस आपकी कंप्लेंट फाइल करने की लिमिटेशन दे देता है लॉ आप अपना राइट कब एजिटेट कर सकते हो आप लेबर को कंप्लेंट्स का 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है ओके, लेकिन उसके बाद कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इतने अलग अलग हो जाते हैं ऑपोजिट काउंसिल कभी कभी डिलेइंग टैक्टिक्स अडॉप्ट करता है कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा करते हैं जो वर्कर को कर रहा होगा रिप्रेजेंट उसे तो चाहिए कि स्पीडीली सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाए क्योंकि यूजुअली क्या होता है लेबर अपने एडवोकेट को रेगुलर फीस नहीं दे रहा होता है दे नहीं पाता है उसकी कैपेसिटी नहीं होती उसका फी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि जब केस डिसाइड हो जाएगा मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा तो मैं आपको उसमें से कुछ दे दूंगा तो वकील क्या करता है जी जल्दी 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 केस चलाओ अब लेकिन जो मैनेजमेंट है जिसे वो देना delay पड़ेगा करता है। पैसा वो तो डिले करेगी ना तो हाँ बट आज की डेट में ऐसा हो गया है द लैंडस्केप हैज चेंज द व्यू हैज चेंज द लेबर कोर्ट्स एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर एक्चुअली सीरियस अबाउट स्पीडी डिस्पोजल they are actually taking it up they do not grant undue adjournments into the councils for whatever reason cost लगा देते हैं एविडेंस जब रिकॉर्ड हो रहा होता है तो वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो ओके, क्योंकि लॉयर्स ये भी टैक्टिक अपनाते हैं जानबूझ के डिले करते हैं 1 घंटे तक आलतू फालतू इधर उधर की बातें irrelevant questions which are not even subject matter of the dispute तो आजकल लेबर कोर्ट्स क्लोजली देखने लगी है जब वो तभी आपका वो मैटर फिक्स करेगी जब उसके पास टाइम है मॉनिटर करने का तो दे विल स्टॉप यू दे विल इंटरजेक्ट यू इन बिटवीन कि नो यू आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन ये सब चीजें होने लगी हैं इन So, प्रैक्टिस बट इन प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब्ड कुछ नहीं सो अगर देखा जाए तो पहले से थोड़ा सा चेंज आया यस है यस ना? ऑफ कोर्स मतलब- डिस्पोजल्स में पहले से फर्क तो आया बट यू नो प्रॉब्लम क्या है ना अब लेबर कोर्ट्स इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स छोटे लेवल पे चीजें जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू अपील्स वहाँ that's टाइम लगता when है। the time starts running in years at length जब अपील्स पे बात आती है, हाई कोर्ट्स तक जब बात जाती है, वहाँ पे टाइम लगता है। बिल्कुल वहाँ बिल्कुल टाइम लगता है अब मैं यहाँ पे अगर टाइम आया तो मैं ईयर्स में अगर काउंट करूँ तो लेबर कोर्ट में कितना टाइम लग जाता है? लेबर कोर्ट decides the complaints within a span of 2 years maximum 1 year to 2 year maximum और मैं अगर अपील की बात करूँ तो वहाँ पे I am today
contesting a second appeal जिसका अवार्ड 2009 का है, 7 का है। ओह, से- 2007 में लेबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने वर्कर्स के फेवर में अवार्ड दे दिया था। आज हम 2025 में बैठे हैं, उन बेचारों के Almost पास ना तो 18 कोई काम है ना कोई पैसा है, बस वो कंटेस्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 18 ईयर्स हो गए। Almost. एक और चीज मतलब होती है, मोस्टली होती है, मतलब कई कई केसेस में ओवर टाइम कराते हैं ना, कहीं कहीं पे तो मतलब एम्प्लॉय की मतलब वो खुद एग्री करता है कि ठीक है मैं कर लेता हूँ, कई कई केसेस में वो एग्री नहीं करता है ना, तो इसके लेके कुछ लॉ हैं ओवर टाइम को लेके कि हाँ, overtime इस टाइप से allowances regulate are covered under the Minimum Wages Act only. ओके तो the act says that if आप overtime करा रहे हो, then you have to pay twice the wage of that day. ओके हाँ, जितने भी घंटे काम किया है उस हिसाब से आपको ट्वाइस मिलेगा उस दिन का, ये तो फिक्स है ही है। बाकी जो एक्ट स्पेसिफाई करता है वो ये अभी फिलहाल बिफोर द अमेंडमेंट्स इट इज 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक जो रूल है अभी। बट नाउ द गवर्नमेंट इज चेंजिंग इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स चेंजिंग इट टू 8 आवर्स पर डे। ओके और किसी समिट में मोदी जी ने जाके अग्री भी किया था ऑफ अ 4-day वर्क वीक, तो लेकिन उसके ऊपर कंट्रोवर्सी इतनी हो गई कि नहीं, यंगस्टर्स को तो बहुत काम करना चाहिए, तो वो अभी थोड़ा सा डाइसी है कि 4-day वर्क वीक होगा या नहीं होगा विद दीज न्यू कोड्स दैट आर कमिंग अप, वो नहीं अभी क्लैरिटी है। बट हाँ, 8 आवर्स पर डे तो फिक्स होने वाला है, 1 घंटा रोज का घटा रही है गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो अभी जो 9 आवर्स लेते थे वो 8 आवर्स ही होने वाला 8 है। आवर्स होने वाला। अच्छा, अभी जैसे ये जो ओवर टाइम के जो रूल्स हैं, मैंने जो देखा है पर्सनली कि जो फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे तो मतलब अप्लाई हो रहे हैं अच्छे से, बट जब बात सर्विस सेक्टर की आती है, सर्विस इंडस्ट्री, वहाँ पे मतलब कुछ नहीं है। नहीं हो पाता बिकॉज वर्किंग आवर्स आपके रेगुलेटेड उतने नहीं है। एक तो आजकल कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, तो वर्क फ्रॉम होम में आपके वर्किंग आवर्स ही रेगुलेटेड नहीं है। नोबडी इज एबल टू ट्रैक हाउ मेनी आवर्स यू एक्चुअली वर्कड, इसीलिए ओवर टाइम जो करने वाला है वो भी कर लेता है, वो रात को 2 बजे भी अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है, मैं उसको पता है उसने पूरे दिन में कुछ नहीं किया तो इट डिपेंड्स। बट इसीलिए अगर कई कई केसेस में देखा जाए तो ये होता है कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी तो वो बोलती है, कंपनी बोलती है कि यू आर द फ्लेक्सिबल, आपको जब अच्छा लगे तब आप काम करो, बट वो काम इतना दे देते हैं कि वो काम ना 8-9 घंटे में कवर अप हो ही नहीं सकता, सही बात है। उसके लिए आपको 12 घंटे बैठना है। बिल्कुल, तो उस केसेस में क्या है? उस केसेस में देयर इज नो लॉ टू रेगुलेट दैट, वो आपके ऊपर है। अगर आज आपने 12 घंटे काम कर लिया तो मेरे हिसाब से अगले दिन आप 4 ही घंटे काम करोगे, आप उसको वहां कॉम्पनसेट कर दोगे अपने हिसाब से कि मैंने कल ज्यादा किया था और काम तो खत्म करके दे दिया ना। दैट डिपेंड्स, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, असाइनमेंट खत्म हो गया, नाउ आई कैन रिलैक्स द नेक्स्ट डे। भी जैसे मैटरनिटी आपने बोला था कि एक मैटरनिटी एक्ट भी है अलग से, सो वो क्या क्या बेनिफिट्स देता है? वो पहली बात तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैजुअल, टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्चुअल और अ परमानेंट फीमेल एम्प्लॉय। Maternity Benefits Act extends to all and any kind of female employee, in fact including the domestic workers. ओके आपकी मेड्स वगैरह भी एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड है उस एक्ट में कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को तो देना ही देना है, जो ये डोमेस्टिक वर्कर्स की बात आ जाती है उनको गवर्नमेंट देती है। ओके उनको ऑब्वियसली 26 वीक्स की पेड लीव नहीं मिलेगी, लेकिन उनको कुछ स्कीम्स दे देती है गवर्नमेंट कि आप इसमें अप्लाई कर दो, आपको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाएगा, आपके बच्चे का हम देख लेंगे, आपका देख लेंगे, न्यूट्रिशन, खाना वगैरह, ये सब होता है। 26 weeks paid leave is a mandatory provision under Maternity Benefits Act, and if your employer, your organization is not giving you 26 weeks on the basis of the fact कि आप तो जी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हो, आप तो परमानेंट हो ही नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज रॉन्ग। You can always challenge it in writ jurisdiction before the Delhi High Court. सो बेसिकली 26 वीक्स का जो पेड लीव्स है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए applicable. वो चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड हो या परमानेंट हो, आपको The मिलना ही only मिलना है। precondition to that is you should have worked at least 80 days in In the the past 12 months. अगर आप Okay. 2 साल से हो, 1 साल से हो, तो आपने कितना 80 days is 2.5 months, 3 months tops, इतना काम किया होना चाहिए to avail that benefit. 2 साल Okay. से हो तो 6 महीने हो गया, वही
तो दैट इज ओनली द वन प्री कंडीशन दैट यू हैव टू सेटिस्फाई. उससे कम अगर आपने काम किया देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट बेनिफिट. एक ही कंडीशन है कि लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 80 डेज आपने काम किया होना चाहिए. राइट. बस. अच्छा, जो डेली वेजेस लेबर होते हैं तो उनके भी कुछ लीव का होता है, कुछ प्रोविजंस वगैरह कि नहीं, डेली वेजेस के लीव का प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स तो बिल्कुल नहीं देते. ओके. गवर्नमेंट एक बार को फिर भी कैजुअल या प्रो रेटा बेसिस पे उनको लीव दे सकती है कि जैसे आपका दिहाड़ी मजदूर है अगर कोई, तो उसका उस दिन का पैसा कट जाएगा. लीव तो आप ले लो तो आपका पैसा कट जाएगा, या फिर पैसा नहीं कटेगा तो कैजुअल लीव उसको काउंट कर लेता है. वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी कुछ में होता है, बट डेली वेजेस को एज सच उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, which is actually a very big loophole in the labor laws. It needs to be reformed. जो गिग वर्कर्स है ना, हम्म. जो डिलीवरी बॉय एंड ऑल, हम्म. तो उनके लिए कुछ रूल्स वगैरह हैं, रेगुलेशंस एंड ऑल? Not as of now. ओके. Gig workers के लिए इनफैक्ट कुछ भी इनफॉर्मल वर्कफोर्स सेक्टर में आ जाते हैं वो लोग, तो अभी एज ऑफ नाउ उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है. बट अब जो नया कोड आ रहा है, दैट सोशल सिक्योरिटी कोड एंड द मिनिमम वेजेस कोड, सॉरी द वेजेस कोड एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, ये तीनों रिकग्नाइज कर रहे हैं गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, ओके. और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनकी भी मिनिमम वेजेस सेट होनी चाहिए, सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस इनको देनी ज़रूरी है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इनको एक्सटेंड होने चाहिए अकॉर्डिंग, इनको मिलने चाहिए. और एज ऑफ नाउ आपने नोटिस किया होगा जोमेटो, स्विगी वगैरह पे प्लेटफॉर्म फी इंक्रीज हुई थी पिछले कुछ टाइम पहले. यूजुअली अगर 2 रुपये लग रहा था तो 4 रुपये कर दिया था. तो ये भी एक बेनिफिशियल मूव ही था कि वो प्लेटफॉर्म फी हम एंटायरली अपने डिलीवरी बॉय को देते हैं, तो Okay. इसीलिए उन्होंने वो परसेंटेज बढ़ा दिया था, 1 या 2% इंक्रीज कर दिया था. सेम वे गिग वर्कर्स प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था राजस्थान की स्टेट असेंबली में. ओके. back in 2023, I guess. I don't think that has been implemented yet. That bill has not been passed yet by the state. But वो bill introduce हुआ था stating the same. राजस्थान की स्टेट में अगर आप स्विगी जोमेटो चला रहे हो तो आपको प्लेटफॉर्म फी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी. उन्होंने अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया था ये चीज़. लाइक आई सेड, स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी है अपने लिए रूल्स फ्रेम करने की अपने लेबर फोर्स के हिसाब से, तो वहाँ हो गया था. सो बेसिकली गिग वर्कर्स के लिए जो है राजस्थान में एक रूल आ गया कि वहाँ मतलब अभी रूल नहीं आया है, वो नॉट से दैट रूल आ गया है. बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ओके. स्टेट असेंबली. सो असेंबली के अंदर बिल इंट्रोड्यूस हो गया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है. इम्प्लीमेंटेशन बाकी है. अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, like, ये जो होते हैं प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो, स्विगी, यहाँ पे ना डोनेशन का ऑप्शन होता है, डोनेट कर, तो वो एक्चुअल में मिलती है डिलीवरी बॉय को या फिर नहीं जाती अभी? क्या I ये have no clue. I mean, you only a delivery boy can tell you कि उसकी सैलरी में उसको कितना मिल पा रहा है. All I know is कि जो जैसे ओला उबर है, वो कैंसिलेशन फी चार्ज जब करते हैं तो वो देते हैं अपने ड्राइवर्स को. Okay. वो लिखा भी आता है उसमें that this fee will go directly to the driver. So please do not waive off the cancellation fee. But people still do that. तो कैंसिलेशन फी तो उनको जाती है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्लेटफॉर्म फी येट, कि वो कितना जा रहा है और कितना वो सिर्फ दिखाने के लिए है या वो एक्चुअली में हो रहा है. वो ग्राउंड लेवल रियलिटी तो नहीं पता. एक आपने बताया प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ, है ना, तो उसमें मतलब अगर कंपनी नहीं दे रही है तो क्या करना चाहिए एक एम्प्लॉय को? Okay, so there is a Employees Provident Fund Organization, EPFO, Employees Provident Fund Organization, जो regulate करती है PF का contribution by every employer. So you can file online complaint on their portal, which is provided available to everybody. If you don't want to file online complaint, then हर state में, region में there is a regional provident fund office. Okay. जहाँ पे जाके आप अपनी रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. उस केस में फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर को बुलाती है, उनसे जवाब मांगती है क्यों, कैसे, क्या, एंड अकॉर्डिंगली डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है. देयर इज अनदर व्हिच आई रिसेंटली केम टू नो अबाउट ऐप. ईपीएफओ की भी एक ऐप है. देयर इज एन ऐप ऑफ उमंग बाय द नेम ऑफ उमंग. वो भी स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों से डील करती है, ईपीएफ के कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस को लेके. दीज आर द ऑप्शंस. सो हमारे पास 2 ऑप्शन है. हम एक तो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, अगर वहाँ से हम नहीं कर पा रहे हैं तो रीजनल ऑफिसेज होते हैं ईपीएफओ के, सो वहाँ पे जाके भी हम कर सकते हैं रिटर्न. राइट. 2020 में ना लेबर लॉ में कुछ चेंजेस हुए थे,
कुछ अमेंडमेंट हुए थे, तो वो आप एक बार बताएंगे कि क्या अमेंडमेंट्स हुए थे उस टाइम पे? यही कोड्स आए हैं अभी, ये ओके 2020 के ही हैं सारे कोड्स, 4 कोड्स, कोड ऑन वेजेस, ओके इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। राइट तो इसने सारे स्टेट्स और सेंट्रल लॉज को मर्ज कर दिया इन चारों कोड्स में। ये अमेंडमेंट्स आए नहीं हैं यूथ से, ये सिर्फ अभी तक प्रपोज्ड हैं, कोड्स फॉर्मुलेट हो गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। सो बेसिकली अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, वो टाइम लेगा। अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है ना, सो लॉ के अंदर कुछ स्पेसिफिकली है जो नए आ रहे हैं लॉ उसमें वर्क फ्रॉम होम? राइट, उसके लिए? सो सिंस बिफोर कोविड ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब रिकग्नाइज कर रही है गवर्नमेंट। ओके आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड में स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज का डेफिनेशन दिया हुआ है, ओके उनको वर्कर्स की डेफिनेशन में डाला गया है। एंड सिमिलरली आपकी मिनिमम वेजेस एक्ट में भी वर्कर्स की कैटेगरी में रिमोट वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। एक ओके होते हैं प्रेमाइसिस पे जो काम करते हैं, एक रिमोट वर्कर्स है जो हाइब्रिड फॉर्म में काम करते हैं, कभी घर से कभी वहाँ पे। तो रिमोट वर्कर्स को भी वर्कर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सो दिस इज ओनली अ मूव टू इंक्लूड देम, पर द प्रॉब्लम इज दैट देर इज नो अदर safety norms or the social security benefits to, so to say, that have been extended to these workers. सिर्फ recognize किया है कि ये भी एक टाइप ऑफ लेबर है, लेकिन बेनिफिट्स नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आप वर्क फ्रॉम होम पे हो, इंटरनेट आपका खर्च हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी खर्च हो रही है, कंपनी का कुछ नहीं जा रहा, तो वो कॉस्ट कौन शेयर करेगा? क्या आप सैलरी में एंटाइटल्ड हो इंक्रीमेंट के बिकॉज ऑफ दैट, या फिर कंपनी बोलेगी नहीं आप अपने एक्सपेंसेस पे खुद ही बियर करोगे उस चीज को, वी आर नॉट लायबल, आपको ऑफिस आने के लिए किसी ने मना नहीं किया है ना। तो वो क्लैरिटी अभी नहीं है, ऑलराइट थोड़ा सा ग्रे एरिया है, कुछ चीजें एड्रेस नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए इन चीजों से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। सो बेसिकली रिकॉग्नाइज किया है इनको, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एड्रेस नहीं हुई हैं बट होनी चाहिए। राइट, मैंने जो मैम नोटिस किया है कि जितने भी तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगे बड़े बड़े, है ना, तो वहाँ पे ना 2 टाइप्स के एम्प्लॉइज होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल में भी एक कोई थर्ड पार्टी या फिर किसी के नाम से कोई फर्म होती है, राइट, एक ठेकेदार बोल दो उसको आप, है ना, इन शॉर्ट, है ना। तो अब उसके लिए वो कंपनी क्यों मतलब उसको अपनाती हैं, क्या रीजन है? कोई लीगली कुछ है ऐसा जिसका अपनी बेनिफिट्स हो? लायबिलिटी कम करने के लिए, सिंपल रूल है। राइट जब मेरा कोई एम्प्लॉय परमानेंट है ही नहीं, तो उसको कोई बेनिफिट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी नहीं है। राइट केसेस जब डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, प्रॉब्लम्स वहां आती है। वो जो कंपनीज ऐसा करती हैं, जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट करती हैं अपने वर्कर्स को, वो फार फेच्ड आगे के सोच रही होती हैं कि अगर जब डिस्प्यूट होगा, हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम रहे। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स कम मिलते हैं, आप ग्रेचुइटी नहीं दे सकते। अगर 5 साल से नीचे का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो ग्रेचुइटी की एंटाइटलमेंट बनेगी ही नहीं, रेगुलराइजेशन नहीं होगा आपका, परमानेंट आप होगे ही नहीं उस कंपनी में। एक होता है आप प्रोबेशन पे ज्वाइन करते हो, फिर आप धीरे धीरे परमानेंट हो जाते हो। कॉन्ट्रैक्चुअल में फिक्स है, आप इतने टाइम पीरियड के लिए काम करोगे, उसके बाद आप बाहर हो कंपनी से। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होता कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को, परमानेंट एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी जरूर होता है। ये मेजरली डिफरेंस है, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रांटिंग देम द बेनिफिट्स। इसीलिए इनफैक्ट जो मुझे बहुत अच्छा अमेंडमेंट लगा जो ये नए कोड्स लेकर आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करना मैंडेटरी है, और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को भी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना मैंडेटरी है। हो सकता है गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का जो 5 years का कैपिंग है उसको रिड्यूस करके 1 year करते हैं, ग्रेचुइटी का। सो दैट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज कैन ऑल्सो अवेल दैट बेनिफिट। 1 साल से कम का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो 1 साल मिनिमम काम करता ही है इंसान, उसको भी वो बेनिफिट मिल जाए इसीलिए। और अपॉइंटमेंट लेटर्स का बहुत डिस्प्यूट होता है। मेरे पास जो केसेस आते हैं वो इतनी बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे छोटे लेवल के ड्राइवर्स होते हैं, मजदूर अदरवाइज होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट के पास बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, लेकिन उनको कंपनी ने कभी भी परमानेंट नहीं किया, जानबूझ के टेम्पररी बेसिस पे एंगेज किया, केप्ट टेलिंग देम कि आप तो टेम्पररी हो, जब आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तब आप आ जाना, वरना घर बैठो। काम करने वाला सोचता है मजे हैं, काम पैसा भी मिल रहा है, काम भी पूरा नहीं दिन सारा दिन नहीं करना पड़ रहा। उसका नुकसान तब होता है जब उसको बेनिफिट्स नहीं देता।
कोर्ट में जब बात आती है तो मैनेजमेंट यही ग्राउंड लेती है हर केस में कि हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं। हमने कभी अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया, आप प्रूफ दिखाओ आप हमारे एम्प्लॉय थे। बात सारी वहीं घूम जाती है, फिर उसको और इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स बेचारे को इकट्ठे करने पड़ते हैं कि नहीं मैं प्रूफ करने के लिए कि नहीं मैं एम्प्लॉय हूँ। तो अब एक्ट्स में आने वाला है अमेंडमेंट कि एम्प्लॉयर्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना मैंडेटरी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या परमानेंट हो। किसी अभी जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है ना, तो आपको लगता है इसका कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है लेबर फोर्स पे, क्योंकि आज की डेट में आपका एम्प्लॉयर ही ऑटोमेटेड है। अर्बन कंपनी कह लो, अर्बन कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कोई ऑफिस में थोड़ी जाना होता है, वो अपने घर पे बैठे होते हैं, उनको वहाँ से अपॉइंटमेंट का मैसेज आता है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है। उनका क्या सिस्टम होता है कि जो भी अर्बन कंपनी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो उसका सामान आप हमसे खरीदो जितने भी रेट्स पे, कंपनी वहाँ से कमाती है। ओके। और फिर जो अपॉइंटमेंट सर्विस देने के बाद जो पैसा है वो सारा आपका है। ओला उबर क्या करती है, वो हर राइड का 25% ड्राइवर से लेती है। तो ऐसे में कोई ऑफिस नहीं है आपका, कोई एम्प्लॉयर नहीं है एक पर्टिकुलर बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ये सारी चीज़ें देख रहे हो। ऑटोमेटेड है सब कुछ, उनके रूल्स एम्प्लॉयमेंट के भी एआई जनरेटेड ही होते हैं। किस हिसाब से हम फायर करेंगे, किस हिसाब से हम हायर करेंगे, किस हिसाब से हम कितना परसेंटेज का इनसे वो लेना चाहिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से। तो उस केस में लेबर्स के और वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। दैट्स अ वेरी मेजर इशू, क्योंकि ऑटोमेशन इतना बढ़ रहा है, चीज़ें एप्स पे आ रही हैं और ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ। तो डिफरेंस आ रहा है, देयर इज अ शिफ्ट इन द लैंडस्केप एंड दीज वर्कर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। अभी जैसे जिस हिसाब से मतलब ये चीज़ें बढ़ रही है ना, एंड एक मतलब अभी कई सालों से चल रही है सर्विस विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी है ना, ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है। अब होता क्या है कि जो राइडर है, जो डिलीवरी वाला है, डिलीवरी बॉय है, उसके ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर रहता है कि मुझे 10 मिनट में पहुँचना है। तो यहाँ पे भी लॉ की कुछ है मतलब यार इतना ज़्यादा। नहीं, इसमें लॉ का कोई वो नहीं है, इसमें तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। उनके रूल्स हैं, डोमिनोज़ का ओके। 30 मिनट्स का रूल है। उसमें फिर वर्कर आराम से पता चलता है कि कहीं बैठ के पिज़्ज़ा भी खा ही रहा होता है। तो वो कंपनी का रूल है, उनको अपनी सर्विसेज़ देनी है सबको, तो उन्होंने 10 मिनट रूल निकाला हुआ है। अगर मैं बात करूँ जो एम्प्लॉइज़ हैं, है ना? और जो यंग स्टूडेंट्स हैं जॉब के लिए देख रहे हैं या फिर एचआर प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहो तो आप क्या दोगे? सजेशंस, वेल, लॉ स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी दैट लॉ को लॉ की तरह ब्लैक लेटर इन स्पिरिट में तो पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको इंटरप्रेट प्रैक्टिकल और सोशल रियलिटीज़ के बेसिस पे करना चाहिए। क्या वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, बिकॉज़ लॉ कीप्स चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। तो आपको वो जजमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि क्या इवॉल्व हुआ है। आपको पढ़ा दिया जाता है कि ये लॉ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो ये नए लेबर लॉज अब आ रहे हैं, लेबर कोड्स आ रहे हैं, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद देम इन टर्म्स ऑफ अगेन देयर इम्प्लीमेंटेशन, वो कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने नहीं हैं। दैट्स अबाउट इट। एंड विद एचआर प्रोफेशनल्स द सेम थिंग, बिकॉज they need to be updated with all these new labor laws, क्योंकि उससे उनकी एचआर पॉलिसीज पे भी फर्क पड़ेगा, उनकी खुद की जॉब पे भी फर्क पड़ेगा। सिंस ऑटोमेशन है, एआई आ गया है, वर्क फ्रॉम होम आ रहा है, रिमोट वर्किंग आ गई है, तो उन चीज़ों में भी पॉलिसीज में बहुत चेंजेस आएंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू अमेंड देयर रूल्स इन टर्म्स ऑफ द न्यू लेबर कोड्स। टाइम दिया जाएगा हर ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन करना सबको पड़ेगा उस चीज़ को टाइम के हिसाब से चेंज करना। तो एचआर इज द ओनली पर्सन जिसको सब कुछ पता होना चाहिए। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड इन्फॉर्म्ड एंड कीप चेकिंग कब इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप पे अप्लाई करता है। एंड लेबर लॉज जो नए आ रहे हैं या अभी भी जो एग्जिस्टिंग है, उनके बेसिस पे डोंट वर्क फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव विच एचआर्स यूजुअली डू। दे मोस्टली प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, they are not employee friendly. ये बात आपने मतलब क्या बोलूँ रियलिटी बोल दी, है ना? So I've heard from a lot of people कि हमारे HR ऐसे करता है, वैसे करता है।
आपको हार्मनी बना के रखनी है ऑर्गेनाइजेशन में और एम्प्लॉय के बीच में. यू आर द ब्रिज ब्रिज. between the gap. So you have to bridge the gap. Don't become the gap. Don't break that bridge down and say that no, we are the organization slave and we are not going to help you. हार्मनी बना के रखो. क्या वर्कर के फेवर में एम्प्लॉय के फेवर में भी काम करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा. Exactly. ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज इन अ बेनिफिशियल पोजिशन दैन द एम्प्लॉय. दैट गोज विदाउट सेइंग. वो हमेशा अपर हैंड पे होते हैं. उस केस में भी अगर आप एम्प्लॉय को बोल दो दैट यू गो सफर एंड आई विल नॉट केयर अबाउट यू, दैट शुड नॉट बी डन. एक चीज मैंने मतलब एक मीम वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, मतलब ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा था. आई थिंक 23 की बात थी. तो कि पहले एचआर ने सारे एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया, उसके बाद एचआर को टर्मिनेट कर. आई एम श्योर. सी यू प्रूव माय पॉइंट. यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ. आपकी खुद की नौकरी पे भी बात आ सकती है. सो प्लीज ट्राई टू क्रिएट दैट हार्मनी एंड बी अपडेटेड अबाउट द न्यू लॉज. सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है. एंड आज का एपिसोड काफी इंफॉर्मेटिव रहा. मैम ने बहुत सारी चीजें काफी इजी लैंग्वेज में समझाई, बताई एंड शेयर की. एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा. एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट आयुषी जैन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज. एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.